और बुलेटिन की शुरुआत बजट टॉप 10 के साथ। बजट भाषण में निर्मला सीतारमण ने इनकम टैक्स स्लैब पर बात नहीं की, मतलब इससे कोई बदलाव नहीं होगा। मिडिल क्लास इसमें बदलाव और स्टैंडर्ड डिडक्शन की सीमा को बढ़ाने की मांग कर रहा था। सीतारमण ने बताया कि इलेक्ट्रॉनिक्स पर लगने वाले टैक्स में छूट मिलेगी, वहीं रत्न और आभूषण पर कस्टम ड्यूटी घटाकर 5% कर दी गई। नकली गहनों पर कस्टम ड्यूटी 400 रुपए प्रति किलो रहेगी। स्टील के स्क्रैप पर कस्टम ड्यूटी एक और साल के लिए बढ़ाई जा रही है। इसके अलावा खेती से जुड़े सामान को सस्ता किया जाएगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि राज्यों की मदद के लिए 1 लाख करोड़ रुपए दिए जाएंगे। इसमें राज्यों को 50 साल के लिए बगैर ब्याज कर्ज भी दिया जाएगा। आम बजट पेश होने के बाद पीएम नरेंद्र मोदी ने देश को संबोधित किया और बजट पर अपनी बातें रखी। उन्होंने कहा कि बजट 100 साल की भयंकर आपदा के बीच विकास का नया विश्वास लेकर आया है और यह बजट अर्थव्यवस्था को मजबूती देगा। कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने भी बजट को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा और कहा कि केंद्र ने अब तक रोजगार देने का वादा पूरा नहीं किया। वहीं इस बार भी राजस्थान को इस बजट में कुछ नहीं मिला। अमित शाह ने कहा कि बजट का आकार बढ़ाकर 39.45 लाख करोड़ करना कोरोना काल में भी भारत की तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था को दर्शाता है। फिजिकल डिफिसिट का लक्ष्य 6.9% से घटाकर 6.4% करना बहुत बड़ी उपलब्धि है। मुझे विश्वास है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत फिजिकल डिफिसिट को 4% से नीचे लाने में सफल होगा। केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि बजट एक विजन पेश करता है। इस साल और आने वाले सालों में देश की अर्थव्यवस्था की रफ्तार कैसी रहेगी। ये बजट विजन वाला बजट है और स्पष्ट तौर पर तरक्की को नई दिशा देने पर काम करने में मददगार साबित होगा। पूर्व केंद्रीय मंत्री और सांसद प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि शिक्षा के लिए 100 चैनलों का निर्माण डिजिटल शिक्षा को सुदूर क्षेत्रों में पहुंचाएगा, साथ ही डिजिटल डिवाइड को भी खत्म करेगा। इससे अच्छी शिक्षा सबको मिलेगी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बजट पर निराशा जताई। उन्होंने कहा कि बजट में नौकरी पेशा वर्ग के लिए कुछ भी नहीं है। बजट में आम लोगों के लिए कुछ भी नया नहीं। केंद्रीय बजट पर सीएम अशोक गहलोत ने प्रतिक्रिया दी। उन्होंने इस बजट को महंगाई बढ़ाने वाला और उद्योगपतियों की जेब भरने वाला बताया। साथ ही उन्होंने आम आदमी, किसान, मजदूर की जेब खाली करने वाला बजट साबित होगा। और जयपुर में कांग्रेस का महामंथन। कांग्रेस संगठन के चुनाव को लेकर बैठक है। प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में यह बैठक जारी है। संगठन चुनाव पीआरसी संजय निरुपम मौजूद हैं। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा भी मौजूद है। मंत्री, विधायक और पदाधिकारी भी इसमें शामिल हैं। तो प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय यानी कि पीसीसी में ये इस बैठक चल रही है, महामंथन चल रहा है। संजय निरुपम भी पहुंचे हैं बतौर पीआरओ। अपनी जिम्मेदारी के साथ वो यहां पर मौजूद हैं। कांग्रेस संगठन के चुनाव को लेकर यह बैठक की जा रही है। तमाम पदाधिकारी और गोविंद सिंह, पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा यहां पर मौजूद हैं। संजय निरुपम यहां पर पहुंचे हुए हैं। मंत्री, विधायक और पदाधिकारी भी इस बैठक में शामिल हैं। तस्वीरों में सचिन पायलट भी नजर आ रहे हैं। तो आज जयपुर में कांग्रेस का महामंथन। संगठन चुनाव प्रभारी यानी कि पीआरओ संजय निरुपम भी मौजूद है। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा भी इस बैठक में मौजूद है। मंत्री, विधायक और पदाधिकारी भी इसमें शामिल हैं। और दिनेश शर्मा संवाददाता जयपुर हमारे साथ जुड़ गए। दिनेश, बैठक शुरू हो चुकी है, क्या कुछ इस बैठक का एजेंडा है और कौन कौन इस बैठक के अंदर शिरकत कर रहा है? बिल्कुल आसिफ, देखिए बैठक अभी चल रही है और खासतौर से जो संगठन चुनाव के लिए प्रभारी बनाए गए हैं, पीआरओ जो बनाए गए हैं संजय निरुपम, वो इस बैठक में मौजूद हैं। इसके साथ ही पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा, सचिन पायलट वो मौजूद हैं। राज्य सरकार के तकरीबन आधा दर्जन मंत्री हैं, कई विधायक हैं और पीसीसी के जो पदाधिकारी हैं वो इस बैठक में मौजूद हैं। अब जो है वो संगठन चुनाव को लेकर कवायद चल रही है। देखिए, सितंबर महीने में जो है वो कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना जाना है। उससे पहले निचले स्तर पर चुनाव होने हैं। ब्लॉक स्तर पर चुनाव होंगे, उसके बाद जिला स्तर पर चुनाव होंगे, फिर प्रदेश स्तर पर चुनाव होंगे और
प्रदेश स्तर के बाद राष्ट्रीय स्तर पर चुनाव होंगे, जिससे कांग्रेस को नया राष्ट्रीय अध्यक्ष मिलेगा। और लंबे समय से कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष की कवायद चल रही है, तो अब वो प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। इसके संबंध में आज ये बैठक है, दिशा निर्देश दिए जाएंगे किस तरीके से किन लोगों को जिम्मेदारियां मिलेगी निचले स्तर के चुनाव करवाने के लिए, वो जो है वो तय होगा बैठक में। इसके साथ ही किस तरीके से चुनाव की प्रक्रिया फेयर तरीके से, निष्पक्ष तरीके से जो है वो संपन्न हो, ये जो है वो प्रक्रिया चलेगी। संजय निरुपम से भी हमारी बात हुई, उनका यही कहना है कि किस तरीके से फेयर तरीके से चुनाव जो है वो करवाए जा सके, इसकी कवायद जो है वो जारी है। और आज पहली बैठक ये हो रही है संगठन चुनाव को लेकर, और किस तरीके की का कार्यक्रम रहेगा वो आज बताया जाएगा मीटिंग में। कौन पदाधिकारी जो है वो जिम्मा संभालेंगे संगठन चुनाव के लिए, वो जो है वो तय होगा। तो कुल मिलाकर अब ये प्रक्रिया जो है वो जारी है। संगठन चुनाव को लेकर लंबे समय से कवायद चल रही थी, और अब जब निचले स्तर से शुरू होगी, एक टाइम बाउंड प्रोग्राम है। एक पूरा जो है वो कि ब्लॉक स्तर के चुनाव अमुक तिथि तक पूरे करने होंगे, जिला स्तर के स्थायी तक, और इस तरीके से प्रक्रिया चलती है। दिनेश, आप बने रहिएगा, मैं फिर से लौटूंगा आपके पास में। बैठक से पहले संगठन चुनाव पीआरओ संजय निरुपम, पूरी प्रक्रिया के बाद सितंबर महीने में कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना जाएगा। पूरे देश में इसी को लेकर एक्सरसाइज चल रही है। सितंबर में कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना जाएगा। पूरे देश में इस समय कांग्रेस पार्टी का जो एक ऑर्गेनाइजेशनल इलेक्शन हो रहा है, उसकी तैयारी चल रही है। उस तैयारी का जो पहला चरण होता है मेंबरशिप ड्राइव के बाद फिर हमारे ब्लॉक के अध्यक्ष बनेंगे, जिला अध्यक्ष बनेंगे, पीसीसी अध्यक्ष बनेंगे, डीसीसी डेलीगेट बनेंगे, पीसीसी डेलीगेट बनेंगे, एआईसीसी मेंबर बने, और ये सब मिल करके पूरी प्रक्रिया जब पूरी होगी, उसके बाद पीसीसी डेलीगेट्स के माध्यम से कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष का चयन होना है सितंबर महीने में। तो ये एक पूरा लंबा चौड़ा हमारा एक एक्सरसाइज है। उसी एक्सरसाइज को राजस्थान में आकर के अध्यक्ष जी के साथ और यहाँ के तमाम नेतृत्व के साथ मिलजुल करके पूरा करना है। और दिनेश हमारे साथ बने हुए। दिनेश, संजय निरुपम बतौर पीआरओ यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, और जैसा कि उन्होंने बताया कि पूरी तरीके से एक्सरसाइज चल रही है, और जो है वो बहुत जल्द जो है वो अध्यक्ष का चुनाव कर लिया जाएगा। क्या कुछ खास रहा उनके बयान में, उनकी क्या हाइलाइट्स वो पॉइंट रहे जो यहाँ पर पहुंच के उन्होंने कहे? देखिए, संजय निरुपम की खास बात की अगर चर्चा करें तो ये तय माना जा रहा है, देखिए, कि राहुल गांधी ही जो है वो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष होंगे, क्योंकि तकरीबन कांग्रेस में अधिकांश नेताओं की यही राय है कि एक बार फिर से राहुल गांधी को आकर कांग्रेस की कमान जो है वो संभालनी चाहिए। संजय निरुपम से जब इस बारे में सवाल पूछा गया, एक बार उन्होंने टाला, ये कहा कि क्योंकि वो अभी पीआरओ हैं, संगठन चुनाव के लिए न्यूट्रल पद पर हैं, लिहाजा इसे लेकर वो कुछ नहीं कह सकते कि कौन जो है वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेगा। लेकिन साथ ही उन्होंने अपनी भावना जो है वो जाहिर कर दी। उन्होंने कहा कि हर कांग्रेसी और मैं भी ये चाहता हूं कि राहुल गांधी को राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है कांग्रेस का बनना चाहिए। तो कुल मिलाकर ये तय है कि सितंबर में जब राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए चुनाव होंगे तो राहुल गांधी ही एक बार फिर से कांग्रेस की कमान संभालेंगे। जी, जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। और रीट लीक्स पर आर पार, जयपुर में बीजेपी का प्रदर्शन के दौरान जमकर हंगामा हुआ। पुलिस और कार्यकर्ताओं में झड़प भी हुई। बैरिकेड्स के ऊपर कार्यकर्ता चढ़ गए। पुलिस हिरासत में सतीश पूनिया, कई और कार्यकर्ता भी हिरासत में लिए गए। अब सतीश पूनिया को यहाँ से गिरफ्तार करके पुलिस विद्यानगर थाने लेके जा रही करती है, जो बेरोजगारों से करती है, जो भ्रष्ट सरकार है, जो कानून व्यवस्था संभाल नहीं सकती। आज हम रीट के बेरोजगार अभ्यर्थियों के समर्थन में हमने प्रदर्शन किया, गिरफ्तारियां दे रहे हैं हम लोग, लेकिन ये चेतावनी साफ अशोक गहलोत सरकार को है। 9 तारीख से हम सदन में भी लड़ेंगे, और ये फिल्म का ट्रेलर है, फिल्म शुरू हो गई, अब इसको शुरुआत भी हमने की, खत्म भी हम करेंगे 2023 में। लेकिन उससे पहले जब तक बेरोजगारों को न्याय नहीं मिलता, सीबीआई की जांच नहीं होती, तब तक हमारा आंदोलन खत्म नहीं होगा। राजस्थान के हर जिले में कलेक्ट्रेट के घेराव की शुरुआत हो गई। आज मुख्यमंत्री के निवास के घेराव का शुरुआत हम लोगों ने की है। ये आंदोलन का आगाज है। मैं रीट के अभ्यर्थियों से निवेदन करूंगा कि वो ट्विटर से बाहर आकर जाति पंथ मजहब छोड़कर अपनी जायज मांगों के लिए भारतीय जनता युवा मोर्चा का साथ दें। मैं भाई हिमांशु जी का अभिनंदन करूंगा कि उन्होंने पूरी युवा टीम को ऊर्जावान करके आज ये बड़ा प्रदर्शन यहाँ राजधानी में किया है। इसकी गूंज पूरे राजस्थान में जाएगी।
बाबूलाल धायल के साथ। बाबूलाल, आज खुद प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष कूद पड़े इस प्रदर्शन के अंदर और न केवल प्रदर्शन में शामिल हुए बल्कि हिरासत में भी गए। अब बड़ा प्रदर्शन बाबूलाल, क्या सतीश पूनिया को छोड़ दिया गया है या इस वक्त भी वो हिरासत में है? जी, अब से कुछ ही मिनट पहले सतीश पूनिया जोटवाड़ा पुलिस थाने से निकल गए हैं। पुलिस उनको जोटवाड़ा थाने लेकर के आई थी। यहाँ पर वो धरने पर बैठे और करीब घंटे सवा घंटे यहाँ पर बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। अब पूनिया यहाँ से अपने कार्यकर्ताओं के साथ में एसएमएस अस्पताल जा रहे हैं, जहाँ वो टोटल कार्यकर्ता हैं, उनसे मुलाकात करेंगे, उनकी कुशलक्षेम पूछेंगे। लेकिन एक अप्रत्याशित था, ये परसों शाम को कॉल दिया था बीजेपी की ओर से कि रीट भर्ती को रद्द कराने की मांग को लेकर हम सिविल लाइन फाटक पर प्रदर्शन करेंगे, सीएमआर का घेराव करेंगे। उम्मीद ना तो पुलिस को थी ना बीजेपी के कार्यकर्ताओं को थी कि इतने लोग आ जाएंगे। जब ज्यादा भीड़ जुटी तो सतीश पूनिया खुद भी आ गए। और जी बाबूलाल जी, जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। रीच पेपर लीक के आरोपी के ठिकाने पर कार्रवाई हुई। रामकृपाल मीणा के खिलाफ जेडीए का एक्शन देखने को मिला। 4 मंजिला इमारत पर जेडीए ने बुलडोजर चलवा दिया। सरकारी जमीन पर इमारत बनी थी, उसे ध्वस्त किया गया। कॉलेज के नाम पर यह 4 मंजिला इमारत बनवाई गई थी। त्रिवेणी नगर स्थित जगन्नाथपुरी में यह कार्रवाई की गई है। यहां एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द लौटेंगे। जयपुर के पानीपेच पर स्थित पहला पंप हाउस म्यूजियम अपनी धरोहर को संजोए हुए है। इस म्यूजियम में देश की एक अनमोल धरोहर आज भी मौजूद है। म्यूजियम में देश का पहला इंजन मौजूद है। ये इंजन कोयले से बनाई गई भाप से चलता था और इसी इंजन के जरिए पूरे जयपुर में पानी की सप्लाई की जाती थी। ये इंजन भले ही विशालकाय है, लेकिन इस इंजन में कोई वेल्डिंग नहीं है। इस इंजन के स्ट्रक्चर की मजबूती इतनी है कि कोई भी इसको हिला नहीं सकता। 130 साल पहले जब बिजली नहीं थी तब भी शहर में पानी सप्लाई होता था। कैसे होता था हम बताते हैं आज आपको। देश के पहले पंप म्यूजियम में ये जो है एक भाप इंजन है। आप देख सकते हैं इस भाप इंजन का स्ट्रक्चर ये ईंटों से और लोहे से तैयार हुआ है। इसमें कोयले के जरिए भाप बनती थी। कोयले को इसके अंदर डाला जाता था और यहाँ से पूरी एक प्रक्रिया थी जिसके तहत 130 साल पहले जो है भाप का निर्माण होता था। ये कोयले को लाने के लिए बाकायदा एक पूरा सिस्टम बनाया गया था ताकि जो कि कम मैन पावर लगे। यहाँ पर भाप के इस इंजन में बेजोड़ क्षमताएं मौजूद हैं। जब इसे इंग्लैंड से जयपुर लाया गया और जिस जगह पर रखा गया उस जगह का नाम इंजन के कारण पानी पेच रखा गया और जहां पर इंजन रखा हुआ है वो जगह आज भी जयपुर में पानी पेच के नाम से मशहूर है। 1891 में बिना बिजली के शुरू हुआ पहला राजस्थान का पंप हाउस है। ये हम दिखा सकते हैं तस्वीरें आपको सीधे। ये इस पंप हाउस में 130 साल पहले लगाई हुई लकड़ी है जिस पर आज तक कोई दीमक या किसी तरह का घुंड नहीं लगा है। ये सैकड़ों टन का पंप है। इसी पंप से जयपुर शहर की सप्लाई होती थी। लेकिन इसको जब आप गौर से देखेंगे तो पूरे पंप हाउस में किसी भी जगह पर वेल्डिंग नहीं है। इसके औजार हैं, इतने भारी भरकम औजार हैं जिनको उठा पाना आज हर एक सामान्य आदमी के बस की बात नहीं है। एक जो पाना है इसमें लगभग 70 से 80 किलो वजन इसमें है, लोहे का बना हुआ है। यहाँ जो टेक्नोलॉजी इस इंजन की है वो जो लंदन के जो इंजीनियर्स हैं उन्होंने तैयार की थी। यहाँ जयपुर के पानीपेच पर स्थित पहला पंप हाउस म्यूजियम अपनी धरोहर को संजोए हुए है।
इस म्यूजियम में देश की एक अनमोल धरोहर आज भी मौजूद है। म्यूजियम में देश का पहला इंजन मौजूद है। ये इंजन कोयले से बनाई गई भाप से चलता था और इसी इंजन के जरिए पूरे जयपुर में पानी की सप्लाई की जाती थी। ये इंजन भले ही विशालकाय है, लेकिन इस इंजन में कोई वेल्डिंग नहीं है। इस इंजन के स्ट्रक्चर की मजबूती इतनी है कि कोई भी इसको हिला नहीं सकता। 130 साल पहले जब बिजली नहीं थी तब भी शहर में पानी सप्लाई होता था। कैसे होता था हम बताते हैं आज आपको। देश के पहले पंप म्यूजियम में ये जो है एक भाप इंजन है। आप देख सकते हैं इस भाप इंजन का स्ट्रक्चर ये ईंटों से और लोहे से तैयार हुआ है। इसमें कोयले के जरिए भाप बनती थी। कोयले को इसके अंदर डाला जाता था और यहाँ से पूरी एक प्रक्रिया थी जिसके तहत 130 साल पहले जो है भाप का निर्माण होता था। ये कोयले को लाने के लिए बकायदा एक पूरा सिस्टम बनाया गया था ताकि जो कि कम मैन पावर लगे। यहाँ पर भाप के इस इंजन में बेजोड़ क्षमताएं मौजूद हैं। जब इसे इंग्लैंड से जयपुर लाया गया और जिस जगह पर रखा गया उस जगह का नाम इंजन के कारण पानी पेच रखा गया और जहां पर इंजन रखा हुआ है वो जगह आज भी जयपुर में पानी पेच के नाम से मशहूर है। 1891 में बिना बिजली के शुरू हुआ पहला राजस्थान का पंप हाउस है ये। हम दिखा सकते हैं तस्वीरें आपको सीधे। ये इस पंप हाउस में 130 साल पहले लगाई हुई लकड़ी है जिस पर आज तक कोई और आरपीएससी को फिर मिला कार्यवाहक अध्यक्ष। डॉक्टर जसवंत सिंह राठी कार्यवाहक अध्यक्ष बनाए गए हैं। 37वें अध्यक्ष के रूप में उन्होंने पदभार ग्रहण किया। समय पर परीक्षा करवाना प्राथमिकता। राठी ने कहा अभ्यर्थियों के हित में फैसले होंगे। तो आरपीएससी को नया अध्यक्ष मिल चुका है। राजस्थान लोक सेवा आयोग का जो 73 वर्ष का गौरवशाली इतिहास रहा है उसको हम आगे बढ़ाने का काम करेंगे। जिस तरह का नवाचार हो रहे हैं आईटी के माध्यम से हम लोग और इसको किस तरह से बेहतर काम कर सकें आयोग में, उस पर काम करेंगे। और अभी भविष्य में जो परीक्षा का जो हमारा कैलेंडर है उसको निर्धारित समय पर परीक्षाएं कराएं। सौम्या गुर्जर को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। राजस्थान हाई कोर्ट के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगा दिया। सौम्या गुर्जर के निलंबन के फैसले पर स्टे लगा है। न्यायिक जांच पूरी होने तक स्टे लगाया गया है। पूरे मामले में सौम्या गुर्जर का बयान आया है। सच की जीत हुई है और आज का दिन खास है। तो सौम्या गुर्जर को लेकर सुप्रीम कोर्ट का फैसला, हाई कोर्ट के फैसले पर स्टे लगाया और सौम्या गुर्जर ने आज के दिन को खास बताया। सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत। सौम्या गुर्जर के निलंबन के फैसले पर यह स्टे आया है। जब तक न्यायिक जांच पूरी ना हो जाए तब तक ये स्टे लगाया गया है। पता चला है कि ऐसा कुछ हुआ है। अभी ऑर्डर हाथ में आने दो, फिर देखते हैं कि क्या ऑर्डर है, तो वो फिर पता कह पाऊंगी आपको। ऑर्डर आ जाता तो कब अपनी कुर्सी संभालेंगे? अभी ऑर्डर आने दो, ऑर्डर आने के बाद में उसको देखकर फिर देखेंगे क्या है ऑर्डर में। झालावाड़ पुलिस की बड़ी कार्रवाई। अंतर्राज्यीय गिरोह पर शिकंजा कसा गया। 3 कुख्यात बदमाश गिरफ्तार हुए। 90 किलो चांदी, 200 ग्राम सोना जब्त किया गया। माल की कीमत करीब 70 लाख रुपए बताई जा रही है। एक रिवॉल्वर, एक कट्टा, 4 कारतूस बरामद किए गए। और इस वक्त की बड़ी खबर, सीएम गहलोत का बड़ा फैसला। न्यूनतम मजदूरी में 7 रुपए प्रतिदिन की बढ़ोतरी की गई। प्रत्येक वर्ग के लिए न्यूनतम मजदूरी में 7 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से बढ़ाए गए हैं। सीएम अशोक गहलोत का ये बड़ा फैसला। न्यूनतम मजदूरी में 7 रुपए प्रतिदिन बढ़ाने का फैसला लिया गया।
और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं हमारे संवाददाता दिनेश शर्मा के साथ। दिनेश, राज्य सरकार का महत्वपूर्ण फैसला इसे माना जा सकता है उन मजदूरों के हित में जो दैनिक मजदूरी करते हैं, लेकिन क्या ये फैसला सभी क्षेत्रों में लागू होगा या क्षेत्र विशेष के अंदर दैनिक मजदूरी में 7 रुपए बढ़ाए गए हैं? बिल्कुल, देखिए, कामगार वर्ग के लिए देखा जाए तो बहुत बड़ा फैसला है और ये जो फैसला है प्रदेश के सभी मजदूरों के लिए है, ना केवल विशेष वर्ग के लिए। सभी मजदूरों पर यह लागू होगा और खास बात यह है कि इसे भूतलक्षी प्रभाव से लागू किया गया है, यानी बीती हुई तारीख से जो है वो इस फैसले को लागू किया जाएगा। 1 जुलाई 2021 से मजदूरों को बढ़ी हुई मजदूरी का जो है वो भुगतान किया जाएगा। 7 रुपए प्रतिदिन जो है वो बढ़ोतरी की गई है। इससे अलग अलग जो वर्ग है मजदूरों के, उनके अलग अलग राशि जो है बढ़ोतरी हुई है। देखिए, अकुशल श्रमिक की अगर बात करें तो अब तक 252 रुपए मिलते थे अकुशल श्रमिक को, अब जो है वो 259 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से मजदूरी मिलेगी और माहवार अगर देखें तो उन्हें 6,734 रुपए की मजदूरी हर माह मिलेगी। इसी तरीके से अर्ध कुशल श्रमिक की अगर बात करें तो पहले 264 रुपए मिलते थे, अब इसकी जगह 271 रुपए उन्हें प्रतिदिन मजदूरी मिल पाएगी और महीने के हिसाब से देखें तो 7,046 रुपए जो है वो मजदूरी मिलेगी। इसी तरीके से अगर कुशल श्रमिकों की बात करें तो अब तक 276 रुपए, उन्हें अब 283 रुपए मिलेंगे और उच्च कुशल श्रमिक जो है वो 326 रुपए के स्थान पे 333 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से उन्हें मजदूरी मिलेगी। ये तकरीबन जो है वो 2 साल बाद मजदूरी की दरों में इजाफा किया गया है प्रदेश में। इससे पहले जो मजदूरी की दरें बढ़ी थी वो जुलाई 2020 में बढ़ी थी, तब जो है वो 27 रुपए प्रतिदिन की बढ़ोतरी हुई थी और अब जो है वो 7 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से मजदूरी बढ़ाई गई और खासतौर से कोरोना काल में जो है वो मजदूरी बढ़ी है मजदूरों की, तो ये एक अच्छे संकेत जो है और मजदूर वर्ग को काफी राहत जो है इस फैसले से मिलेगी। जी दिनेश, जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द लौटेंगे। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक जूस, पेट सफा हर रोग दफा। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक जूस, पेट सफा हर रोग दफा। जयपुर के पानीपेच पर स्थित पहला पंप हाउस म्यूजियम अपनी धरोहर को संजोए हुए है। इस म्यूजियम में देश की एक अनमोल धरोहर आज भी मौजूद है। म्यूजियम में देश का पहला इंजन मौजूद है। ये इंजन कोयले से बनाई गई भाप से चलता था और इसी इंजन के जरिए पूरे जयपुर में पानी की सप्लाई की जाती थी। ये इंजन भले ही विशालकाय है, लेकिन इस इंजन में कोई वेल्डिंग नहीं है। इस इंजन के स्ट्रक्चर की मजबूती इतनी है कि कोई भी इसको हिला नहीं सकता। 130 साल पहले जब बिजली नहीं थी तब भी शहर में पानी सप्लाई होता था। कैसे होता था हम बताते हैं आज आपको देश के पहले पंप म्यूजियम में। ये जो है एक भाप इंजन है, आप देख सकते हैं इस भाप इंजन का स्ट्रक्चर ये ईंटों से और लोहे से तैयार हुआ है। इसमें कोयले के जरिए भाप बनती थी, कोयले को इसके अंदर डाला जाता था और यहाँ से पूरी एक प्रक्रिया थी जिसके तहत 130 साल पहले जो है भाप का निर्माण होता था। ये कोयले को लाने के लिए बाकायदा एक पूरा सिस्टम बनाया गया था ताकि जो कि कम मैन पावर लगे। यहाँ पर भाप के इस इंजन में बेजोड़ क्षमताएं मौजूद हैं। जब इसे इंग्लैंड से जयपुर लाया गया और जिस जगह पर रखा गया उस जगह का नाम इंजन के कारण पानी पेच रखा गया और जहां पर इंजन रखा हुआ है वो जगह आज भी जयपुर में पानी पेच के नाम से मशहूर है। 1891 में बिना बिजली के शुरू हुआ पहला राजस्थान का पंप हाउस है ये। हम दिखा सकते हैं तस्वीरें आपको सीधे। ये इस पंप हाउस में 130 साल पहले लगाई हुई लकड़ी है जिस पर आज तक कोई
दीमक या किसी तरह का घुन नहीं लगा है। ये सैकड़ों टन का पंप है। इसी पंप से जयपुर शहर की सप्लाई होती थी, लेकिन इसको जब आप गौर से देखेंगे तो पूरे पंप हाउस में किसी भी जगह पर वेल्डिंग नहीं है। इसके औजार हैं, इतने भारी भरकम औजार हैं जिनको उठा पाना आज हर एक सामान्य आदमी के बस की बात नहीं है। एक जो पाना है इसमें लगभग 70 से 80 किलो वजन इसमें है, लोहे का बना हुआ है। यहाँ जो टेक्नोलॉजी इस इंजन की है वो जो लंदन के जो इंजीनियर्स हैं उन्होंने तैयार की थी। यहाँ पर पानी सप्लाई के लिए कोई मोटर नहीं थी, बल्कि ये जो इस पंप में ये व्हील लगी हुई है पूरी, ये बहुत भारी भरकम व्हील है जिसको हिला पाना संभव नहीं है। ये सिर्फ भाप से चलती थी बिना बिजली के। यहाँ इससे जो ये व्हील घूमती थी तो नीचे जो ये वाल बने हैं, इन वालों से प्रेशर बनता था पानी का, और जो पानी था वो पानी इससे पाइप के जरिए जो भी एक सिस्टम बनाया हुआ था, वहाँ पर कई जगह नालियाँ थी, कई जगह पाइप थे, उससे ये सप्लाई होता था। ये भारी भरकम व्हील के बाद इसमें वाल्व बनाए गए हैं। इसको प्रेशराइज करने के लिए, इस वाल्व को दबाने के लिए पूरा एक मैकेनिज्म है